स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 6 ऑप्टिक्स का जो पार्ट है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग आज वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, क्या ऑप्टिक्स की कौन सी ब्रांच होती है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हाइगन्स ने क्या थ्योरी दी थी वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है और ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है और उसका कन्वर्स और उसका डेरिवेशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का सेकंड ब्रांच है बेटा, जो कि जिसमें आप लोग वेव के ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स का वेव नेचर पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ वेव ऑप्टिक्स? ये वो ब्रांच है फिजिक्स के जिसमें हम लोग लाइट का कौन सा नेचर पढ़ेंगे? वेव नेचर पढ़ेंगे। जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो कितनी होती है? 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 7000 एमस्ट्रॉन्ग होती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज़ वेव फ्रंट? राइट देयर प्रॉपर्टी। According to wave theory, when light travel in medium that होगा, तो locus of all such point where which are vibrating in the same phase, मतलब वो जिसके कारण डिस्टर्बेंस हुआ उन सब का एक लोकस जिससे वाइब्रेशन सभी सेम फेज में क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। कैसे? जैसे आपने क्या करा बेटा, एक पत्थर को पानी के अंदर फेंका, तो जो उसके आसपास क्रिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? आपने स्टोन तो एक ही जगह फेंका है ना, उसके कारण जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ उससे क्या हुआ, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस है और सबका सेम फेज ही है सेंटर पे, तो वो कहलाएगा वेव फ्रंट। ठीक है। लाइट रेज एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे हम स्टोन वाला एग्जाम्पल लिया तो उसमें स्फेरिकल टाइप में बनता है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। जब सोर्स कैसा हो, एट फाइनाइट डिस्टेंस, जहाँ के हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, हमें पता है कि हाँ ये फाइनाइट डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पे हमने रखा है सोर्स को, तो वहाँ पे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट यूज़ करते हैं। प्लेन वेव फ्रंट, जब हमें सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जैसे सन से आ रही हो कोई रेज हो या सन से कोई लाइट या वेव नेचर दिख रहा है, बहुत दूर है जहाँ हमें पता नहीं है, तो वो प्लेन वेव फ्रंट आता है। और नेक्स्ट होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स ने सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी दी थी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। आपको एज इट इज़ पॉइंट को याद रखना है। हाइगन ने बोला था कि जब भी लाइट रे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। अब लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, किस फॉर्म में करेगी? वेव फ्रंट ने। हाइगन ने बोला था द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज वेव फ्रंट। जो हम ऑलरेडी अभी समझ चुके वेव फ्रंट की डेफिनेशन। लाइट रेज और वेव फ्रंट कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। हर पॉइंट वेव फ्रंट का एक सेकेंडरी वेवलेट को जनरेट करता है। स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। जिस स्पीड से लाइट आएगी उसी स्पीड से सेकेंडरी वेवलेट भी क्या होगी, उसकी स्पीड पोजीशन बताएगी नए वेव फ्रंट की। तो ये 5 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। एक वेव फ्रंट क्या होता है, वो लाइट रेज और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं। स्पीड सेकेंडरी वेवलेट की सेम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। कॉमन टेंजेंशियल बताती है कि पोजीशन क्या है नए वेव फ्रंट की, और एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट्स के लिए एज अ सोर्स वर्क करता है। नाउ इसका एक और क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाइगन्स थ्योरी से आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, आप डायग्राम में आपको एक प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये एक मिरर यहाँ जिस पर हम इंसिडेंट करा रहे हैं। जब ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा तो ये जो वाला पॉइंट है ये नीचे चला जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऊपर। तो ये ए डैश नीचे आ गया और बी डैश ऊपर हो गया। तो यहाँ बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट रे इस तरीके से जा रही है तो ये वेव फ्रंट पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ये वाली लाइट रे भी इस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। नाउ इसमें मीडियम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रूफ करना हमें सेम मीडियम में रहेगा। एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ बेटा, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड बी डैश ए डैश बी, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश और ए डैश बी, तो ये भी आप, ये दो ट्राइंगल्स आपने कंसिडर किए। एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री है। ए डैश बी और ए बी डैश कॉमन है, और ए डैश और बी डैश जो हमने वेवलेंथ ली थी ना, जो परपेंडिकुलर लाइन, वो किसके इक्वल है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही रहेगी उसकी स्पीड। तो स्पीड यहाँ से क्या, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सी इंटू टी। तो ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो बाय कौन सी थ्योरम? एक एंगल दो साइड, तो बाय ए से, सॉरी 90 डिग्री है तो बाय RHS प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल
रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है, तो रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूफ करना है, यानी म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आई प्रूफ करना है। अब मीडियम में, दूसरे मीडियम में चला जाएगा वेव फ्रंट, तो आप यहाँ देख रहे हैं ए बी, ये जो वेव फ्रंट है ये जब दूसरे मीडियम में गया तो ये इस पे ऐसा गिरा मिरर पे, तो ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। हमने इससे इसको ज्वाइन करा और ये वाली लाइन को इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमने ऐसा क्यों किया ज्वाइन, ताकि ये लाइट रेज यहाँ पे शो हो, क्योंकि आपको बताया था कि वेव फ्रंट से जो टेंजेंट जाती है वो उसकी पोजीशन को बताती है। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर भी हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। एक बार ए बी ए डैश ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें हम लगाएंगे साइन आई। साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज ए बी और हाइपोटेनियस ए डैश बी। देखते हैं हम ए डैश और बी ए डैश। ठीक है, ये हो गया साइन आई। ऐसे हम साइन आई की अगर हम बात करें तो ए डैश क्या है, डिस्टेंस है स्पीड वाली, तो ये हो जाएगा सी टी के इक्वल और नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा। ऐसे ट्राइंगल बी बी डैश ए डैश, इसमें हम साइन आर निकालेंगे, तो साइन आर क्या हो जाएगा, वी टी अपॉन बी ए डैश। अब मैंने वहाँ ऊपर सी लिया नीचे वी लिया, ऐसा क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड भी तो चेंज हुई होगी बेटा, तो ये वी टी अपॉन ए डैश हो जाएगा। दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो बी ए डैश से बी ए डैश क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो वी टी था, सी टी और वी टी था, उसमें से टी भी कैंसिल हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या बचा, सी अपॉन वी। एज वी नो दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सो इट इज इक्वल टू म्यू। when you are comparing with when you are comparing equation 3 and 4, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ किया बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट मीडियम देन इट इज पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली रिफ्रैक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट। एक अनपोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है बेटा जिसके अंदर मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब यही लाइट अगर पोलराइज्ड हो जाती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी मीडियम में तो वो आधी रिफ्लेक्ट होगी और आधी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरीके से पोलराइज्ड हो जाएगी, मतलब उसमें पूरे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। Write Brewster's law and verify the law, which is very important law. Brewster's law में आपने यही कंसेप्ट यूज़ करना है कि अनपोलराइज्ड लाइट है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला जहाँ पे लाइट पूरी तरीके से क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। तो ब्रूस्टर ये बोलता है कि जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के, दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू 10 IP। क्या बोला मैंने, ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के। प्रूफ करा, देखो हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट ये होती है इस तरीके से, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ऑसिलेशंस प्रेजेंट है। अब ये इस पॉइंट पर आके आधी तो रिफ्लेक्ट हो गई आधी रिफ्रैक्ट हो गई, तो जो रिफ्लेक्ट हुई ना वो कम्प्लीटली कैसी हो गई, पोलराइज्ड हो गई, और ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है यानी रिफ्रैक्टेड वाली। तो यहाँ बन गया एंगल IP, क्योंकि इस पॉइंट पर IP एंगल ही होगा तब जाके ये पोलराइज्ड हुई है। नीचे बना एंगल R। अब आप ऑब्जर्व करें तो ये एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे बनने वाला एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बनने वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो म्यू इक्वल्स टू साइन IP अपॉन साइन R होता है, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तीनों एंगल का सम NN डैश नॉर्मल है तो 180 के इक्वल होता है, IP प्लस 90 डिग्री एक और एक R तो 180 के इक्वल। तो R किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस 90 माइनस IP, दैट इज R इक्वल्स टू 90 माइनस IP। इस इक्वेशन को पुट कर दो फर्स्ट वाली में, साइन IP अपॉन साइन R की जगह 90 माइनस IP, साइन IP साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको साइन IP अपॉन कॉस IP, साइन बाय कॉस 10 IP, तो म्यू इक्वल्स टू क्या मिला, 10 IP। देखो क्या करा हमने, सबसे पहले म्यू इक्वल्स टू लिख दिया बेटा साइन I बाय साइन R, ठीक है। फिर हमने NN डैश नॉर्मल लिया तो वहाँ पे तीन एंगल बन रहे, एक R, एक 90
आई पी। इस आर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँगी, साइन पर एंगल चेंज होता है 90 पर, चेंज होके हो गया कॉस आई पी, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी को मैंने लिख दिया टेन आई पी, जो कि क्या होता है, ब्रूस्टर्स लॉ होता है। ठीक है ना। अब इसी एंगल से जो हम 90 डिग्री लेके चल रहे थे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसको 90 डिग्री प्रूफ करना है कि आपको ब्रूस्टर लॉ की हेल्प से वो जो पोलराइजिंग एक इंसिडेंस बनता है, जहाँ इंसिडेंस एंगल होता है, जहाँ पे दोनों लाइट रे क्या होती है, कंप्लीटली पोलराइज होती है, वो 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये पूरा एज इट इज़ म्यू इक्वल्स टू 10 आई पी आपको पता है। सेम डायग्राम बनाना है बेटा। अब 90 की जगह आप इस वैल्यू को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। हमें पता नहीं है ना ये क्या है, तो हमने इसको मान लिया x। सेम म्यू इक्वल्स टू साइन आई पी बाई साइन आर होता है, तो एक होता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई पी अपॉन साइन आर, और दूसरा अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, म्यू इक्वल्स टू 10 आई पी, जो कि ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग था। तो म्यू से म्यू कैंसिल, 10 आई पी इक्वल्स टू साइन आई पी अपॉन साइन आर, 10 आई पी को लिख सकते हैं साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी है। यहाँ देखिए आप लोग, साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस आई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आर, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉस आई पी इक्वल्स टू साइन आर, कॉस साइन आर को लिख सकते कॉस 90 माइनस आर, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आई पी क्या मिला 90 माइनस आर, माइनस का आर इधर जाएगा तो प्लस, तो आई पी प्लस आर इक्वल्स टू 90। अब एन एन डैश नॉर्मल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 90, यानी x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने प्रूफ करा कि x की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूफ कर चुके हैं कि पोलराइजिंग एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ म्यू होता है साइन आई पी अपॉन में साइन आर। कंपेयर किया तो 10 आई पी इक्वल्स टू साइन आई पी अपॉन साइन आर। ठीक है, 10 को लिख सकते हैं क्या, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे। यहाँ देखें आप, 10 को लिखा मैंने साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इक्वल टू साइन आई पी अपॉन में साइन आर। आई पी वाले से आई पी वाला कैंसिल, रेसिप्रोकल किया, फिर हमने नॉर्मल रे प्रूफ किया, नॉर्मल से हमने एंगल एक्स को कितना प्रूफ कर दिया 90 डिग्री। सो बेटा हमने क्या समझा आज के टॉपिक में, हमने समझा कि वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। वेव ऑप्टिक्स में हमें लाइट का वेव नेचर पढ़ना रहता है, वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स ने क्या थ्योरी दी थी वेव फ्रंट के लिए, और उस पे बेस्ड उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूफ किया। देन हमने अनपोलराइज लाइट समझी, पोलराइज लाइट समझी, फिर हमने देखा कि कैसे ब्रूस्टर्स लॉ की हेल्प से हमने एक पोलराइजिंग एंगल को 90 डिग्री प्रूफ किया। सो आज का टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। थैंक यू।